सही बहुत सही। दिमाग खराब हुआ था इसमें। हाँ यही तो बात है, मजा तो इसी में है। अभी देख और दिमाग खराब करता हूँ। ठीक है, हमने देख एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या था बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली मैग्नीट्यूड वाइज। कितनी आई थी याद करो, ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक। अरे याद है? यस सर। क्या बोल रहे सर? अरे मैंने ये बोला कि एक वेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, दो रिजल्ट मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो था, जिसमें से एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी कितनी आई थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी आई थी, याद है? जब कॉस थीटा एक बार 0 हो जाता था, एक बार 180 हो जाता था। हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ सर। तो मैक्सिमम मिनिमम हमने निकाल लिया था जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। जैसा एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन। अब ये तुम करके दिखाओगे, देखना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहली चीज ये समझो, देयर इज नो सच थिंग, नो सच लॉज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। There is only one thing, there is only negative of vector. There is only negative of vector. मतलब एक वेक्टर का सिर्फ नेगेटिव किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। सही है? तो वेक्टर्स का नेगेटिव पॉसिबल है। तो हम जब भी बात करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये बात है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑल दो बात एक ही है दोनों में। ठीक है, अच्छा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो निकालना आता ही है हमको। याद है कैसे वेक्टर्स बनाते थे हम पुराने टाइप के? देखो बताता हूँ। ऐसे वेक्टर्स लिए थे अपन ने शायद। ये लिया था ए वेक्टर, लिया था बी वेक्टर। अच्छा, अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, कैसा होगा? सर ये पलट जाएगा। मतलब ये होगा, इसको ऐसे पलट दूं, एरो चेंज हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। बोलो ये समझ आया? यस सर। अच्छा एक चीज देखना, इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या माना था बेटा? थीटा। क्या माना था? थीटा। तो सोच ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? सर थीटा। थीटा नहीं होगा, सोच के बोल फिर से। थीटा। 180 माइनस 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखो, क्या टेल से हेड मिला हुआ है क्या? सॉरी, नहीं सर। हाँ मतलब एक का हेड और एक का टेल मिला हुआ है। ये समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ, तो एक का हेड और एक का टेल अगर मिला हुआ है, एक सेकंड देना मुझे। रुकावट के लिए खेद है, एक मिनट है। अब ये लहरें कौन बना रहा है? लोग कलाकारी दिखा रहे हैं। हाँ सर। अपने क्लास में भी एक कलाकार है। हाँ बेटा। अभी तुम्हारे क्लास कैंसिल करवाएगी।
आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। भाई चलो, मधुमक्खी कहाँ से आ गई यार? चलो सोचते हैं। ओके, तो बेटा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है ये वाला हो जाएगा, क्योंकि दिस एंगल इज नॉट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ये कितना एंगल होगा? 180 माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है कैसे? यस सर। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। तो सोचो फॉर्मूले में, एक तो बेसिक फॉर्मूले में अपन रिप्लेसमेंट करते हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि बी वेक्टर से अगर मैं माइनस बी वेक्टर बनता हूं तो इसमें वेरिएशन क्या होता है? एक तो एंगल अपोजिट हो जाता है, एंगल ट्विस्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से पलट जाएगा। अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क होगा क्या? बताओ। मतलब ये बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जो हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होंगी, अलग होंगी? सेम ही होंगी, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एंगल पे फर्क पड़ा। तो एंगल अगर ए और बी के बीच में पहले थीटा था, तो अब कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, करेक्ट। तो याद करो हमारे लिए जो ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये क्या दे रहा था? रूट ओवर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab। अबे अब तुम ये कहोगे ये कब लिखा है सर आपने? मैग्नीट्यूड ही है, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था ना? बोलो। यस सर। तो सोच ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बाय कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आना, इसमें भी कोई फर्क नहीं आना, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स में कोई फर्क नहीं आता। क्या बन जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा। ये बचेगा नहीं बचेगा? बताओ। ये समझ आया कैसे लिखा है मैंने? यस सर। यस तो सर। हाँ, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बताना? माइनस साइन थीटा। बात फिर से बता, फिर से सोच के बोलो। ये बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस कॉस थीटा। यस, ये याद आना चाहिए कहाँ से? जो सिखाया है पहले बेसिक मैथ्स में। देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा बेटा माइनस 2ab कॉस थीटा। और देखना कोई फर्क दिखा इसमें और इसमें? क्या फर्क है? पहचान के बताओ, लॉजिक तो प्लस 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा। हाँ यस सर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। हाँ, तो लॉजिक याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a Yes, माइनस sir. बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a square plus b square minus 2ab। तो वही तो है, फर्क का पड़ रहा है, बस कॉस थीटा लग गया साथ में। अरे चमका। यस सर। हाँ, तो है तो वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना चाहते हो। सही है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, कोई दिक्कत है इसमें? पहले ये बताओ मुझे, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक दिया है मैंने। ठीक, इसको अपन पूरा मेहनत से करते हैं, थोड़ा सा देखना मेहनत कर पाओ तो। मुझे किसका रिजल्टेंट निकालना है बेटा?
ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल लॉ से? देखो ये रहा ट्रायंगल लॉ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर। ये आर वेक्टर कितना हो जाएगा बताना? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा नहीं होगा ये बताओ? ये समझ में आ रहा है तो बताओ कैसे लिख दिया यहाँ? अरे ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ? यस सर समझ आया। हाँ समझ में आना चाहिए। ये ऐसी ही बात है कि हमने ये किया कि एक ये वेक्टर ले लिया सर, एक वेक्टर सर ये ले लिया, तो अगर इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं सर, इसको दूसरा कोई वेक्टर बोल देते हैं लेट से चमगादड़ वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? ए प्लस सी के बराबर होगा ना ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर? बोलो। यस सर। हाँ तो यहाँ पे सी वेक्टर की जगह कौन है बेटा? माइनस बी वेक्टर। तो ए प्लस सी या ए माइनस बी? मतलब दोनों एक ही बात है ना देखा जाए तो लॉजिकल। सी वेक्टर को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? माइनस बी वेक्टर से। अरे बोलो यार कुछ तो बोलो, चुप मत बैठा करो, ऐसा लगता रहता है कि कुछ नहीं आ रहा समझ। कहाँ अटके हुए हो बताओ? सर कुछ अगर वो हाँ रिजल्टेंट में ए माइनस बी जो है, हाँ अगर माइनस बी का अगर डायरेक्शन उल्टा तरफ होता और ए वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा तरफ होता, हाँ ठीक है। तब बी माइनस ए नहीं हो जाता ना? तुमने बोला, देखो मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहे हो तुम। तुमने कहा कि सर मैं मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन पलट देते, माइनस बी वेक्टर ऐसे होता, राइट? ऐसा कहना चाह रहे हो यस सर। है ना? और ए वेक्टर का भी डायरेक्शन पलटा हुआ होता इस तरह से, ठीक है? तो रिजल्टेंट वेक्टर पहली चीज इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करता ट्रायंगल लॉ की वजह से, ठीक है? तो ये होता मेरा क्या चीज? माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो। अगर मैं इसको पलटूं, मतलब अगर इस डायरेक्शन में लेना चाहता हूं तो उसको पलटना पड़ेगा, तो एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाता हो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही बोल रहे हो, वही बनता। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस वो ट्रायंगल लॉ को प्रॉपरली सोचो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बारे में सोचो। यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ मैं। ये मेरे लिए इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये मेरे लिए फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट से एक बार ऐसे ट्रेवल करके गया हूँ, पहले ए वेक्टर के अलोंग चला हूँ, फिर माइनस बी वेक्टर के अलोंग चला हूँ, तो मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिल गया। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, जो कि क्या बन जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ आ रहा है? सर अगर दोनों माइनस में रहा तो माइनस तो ए और माइनस बी। हाँ तो माइनस ए माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। अगर इसका नाम मैं दे दूं माइनस ए, ठीक है, तो वो माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। अच्छा अगर इसको माइनस करना चाहते हो तो पलटना पड़ेगा इसको, मतलब यू हैव टू इनवर्स इट। तो वो पलट दोगे तो इफेक्टिवली वही चीज बन जाएगी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन रहा था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट था उसका नेगेटिव हो जाएगा बस ये। अरे सोच सोच, जो पहला वाला जो डायरेक्शन चल रहा था उसका उल्टा काम कर रहे हो ना। ए वेक्टर को ही पलट दिया, बी वेक्टर को ही पलट दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी पलट जाएगा पूरा पूरा। आपने दोनों ही वेक्टर्स पलट दी। क्लियर है? सर और अगर b माइनस ए लिखना हो तो? अगर मुझे b माइनस ए लिखना हो तो पहले ए वेक्टर को पलट ले बेटा। तो देख ये वाला वेक्टर जो है, दिस पर्टिकुलर वेक्टर विल बी चेंज, और बी वेक्टर को एज इट इज रखेंगे। तो इसको पलटेगा तो एरो पलट जाएगा उस तरफ में, और इसको मूव करा दे इधर, मतलब इसको अपन आगे ले जाएंगे, आगे मूव करा दे और फिर उसको कनेक्ट कर ले। समझ रहा है? तो वो जो a माइनस बी आया उसका b माइनस ए बन जाएगा, वो उलट जाएगा। आपने क्या निकाला? a वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
और अब क्या निकालना चाह रहे हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना चाह रहे हो, तो लॉजिकल है पलट जाएंगे, ए वेक्टर पलट दिया। समझ आ रहा है? बोलो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। इतना ज्यादा नहीं सोचना, हालांकि अभी फिलहाल धीरे धीरे सीख जाओगे हाँ कैसे पलटना है अपने को, ठीक है। इन सबको ना देखें, परेशान ना हो। ओके। सर विवेक मैसेज कर रहा कि उसको कनेक्टिविटी इशू है तो वीडियोस जल्द हाँ। से जल्द अपलोड। ठीक। चल ओके। अब देखो जरा, इस वेक्टर को अगर मुझे निकालना है, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो गया बेटा, ग्रीन वाला हो गया। आई हैव टू कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। एक तो इसकी लेंथ निकालनी है और एक इसका एंगल निकालना है, अल्फा। अल्फा नहीं, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ एक बार के लिए। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, ये देखो। दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल? ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल जो रेड वाला बना है उसकी हाइपोटेन्यूस है कौन, ये ग्रीन वाला रिजल्टेंट। अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। ये सोच, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये तो ए होगी, ए वेक्टर था, राइट। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, दिस एंड दिस, जो ग्रीन वाली लेंथ है वो कितनी होगी। ध्यान से देखो, माइनस बी वेक्टर का वो बेस है, अरे है कि नहीं। अरे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला। यस सर। हाँ, तो माइनस बी वेक्टर का बेस है कौन, वो ग्रीन वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाली शायद लेंथ तुम समझ पाओ तो बी कॉस थीटा होगी। माइनस बी कॉस थीटा मत लिख देना, लेंथ का मैग्नीट्यूड मतलब कंपोनेंट लेते हैं हम, ठीक है। तो माइनस बी लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनेगा, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो ग्रीन वाली लेंथ है वो कितनी होगी, बी कॉस थीटा। तो वो जो येलो वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये रहा दिस, इसका बचा हुआ लेंथ कितना आ जाएगा, इनिशियल साला बीच में परेशान करेगा, ये वाला एक्स। एक्स कितना लिखोगे बताओ। आर cos थीटा। अबे ए माइनस बी कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्यों बोल रहा है, आर तो पता ही सर नहीं एक है, ही चीज। आर थोड़ी पता है, आर ही तो निकालना है। तो ए माइनस बी कॉस थीटा सही है। अच्छा, वाई बता सकते हो, ये वाला वाई, एक है। एक मिनट बेटा। सर ये वाला का जितना लेंथ होगा इधर हाइपोटेन्यूज का मतलब राइट एंगल के अपोजिट साइड में हाँ माइनस एक्स। माइनस बी तो लगाना ही नहीं है, वाई अपना सीधे सीधे हो जाए बेटा, बी साइन थीटा। सोच, साइन थीटा माइनस बी। हाँ माइनस भाई। बी नहीं लेंगे बेटा, बी साइन थीटा ही लेंगे सीधा सीधा। माइनस बी का भी नहीं लेना, अच्छा। माइनस बी तो सिर्फ वो वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड तो कितनी होगी, बी के बराबर ही होगी ना। हाँ हाँ सेम रहेगा। तो y वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो गई, बी साइन थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल वाली कॉस थीटा है तो वर्टिकल वाली साइन थीटा होगी, ऐसे याद रख सकते हो। अगर वर्टिकल वाली यस सर। कॉस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वाली साइन थीटा होगी, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्या क्लियर हुआ, एक्स और वाई दिख गए। यस सर। अच्छा, अगर x और y दिख गए तो मेरे ख्याल से हाइपोटेन्यूज सीधा सीधा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे अंडर रूट एक्स यस स्क्वायर प्लस सर। वाई स्क्वायर करके देखना, यही आ जाएगा, ये वाली टर्म। अच्छा, टेन बीटा क्या लिखोगे बताना, y बाई एक्स होगा, टेन बीटा क्या होगा, y बाई एक्स। यस सर।
हाँ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो y अपना है बेटा b साइन थीटा अपॉन, और x हो गया अपना a माइनस बी कॉस थीटा, ये एंगल हो गया। एक नेगेटिव लगा दिया जाता है, नेगेटिव इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहा है, देखो। तो कैसा सेंस होगा रोटेशन का, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा रहा है, बताओ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे नीचे गया, ऐसे रोटेशन हुआ है बीटा का। कैसा सेंस है, क्लॉक एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है ना। क्लॉकवाइज को अपन नेगेटिव लेते हैं ना जनरली, इसलिए। तो बीटा शुड बी क्लॉकवाइज एंड इट शुड बी नेगेटिव इन सेंस। तो वो नेगेटिव मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया, दिस नेगेटिव जानबूझ के लगाया गया इस लॉजिक की वजह से। तो टेन बीटा कितना आ गया बेटा, माइनस बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। अरे को चमका। यस सर। मतलब ये एक तो ये वो वाला मेथड हो गया, मैंने पूरा तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी पूरा सॉल्व नहीं करना है अपने को, जनरलाइज यही वाला चीज याद रखना है कि थीटा को माइनस 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा है ना, अभी क्वेश्चन करेगी सब समझ आ जाएगा। देख मान, ऐसे मान, तो इजी है। मान ले बेटा कि मेरे पास में लेट से, तो इजी पड़ जाएगा। क्या लें क्या लें क्या लें, चलो ठीक है। एक वेक्टर तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ये रहा मेरा ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे ले लिया अपन ने। बी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद ए वेक्टर, ठीक है। सर, हाँ बेटे, ये जो हम लोग ऊपर में तरीका से किए, ये कहीं काम भी आएगा? अभी आ जाएगा, देख तू चिंता क्यों लेती है, काय टेंशन लेती है, बता रहा हूँ ना। ए वेक्टर की वैल्यू मान ले लेट से 10 है, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेट से 20 है। मोटा भाई आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सवाल है, किस किस के बीच में एंगल निकालना बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का। प्राण उखड़ गए, प्राण सूख गए सर। प्राण तो सर उखड़ ए गए। प्लस बी वेक्टर में तो 53 दिया हुआ है ना। नहीं, ए प्लस बी में कहाँ दे रखा है, वो तो ए और बी में दे रखा है। अबे फर्क है दोनों में, ए प्लस बी रिजल्टेंट बनेगा इनका। और दोनों का रिजल्टेंट के बीच में निकालना है। हाँ मतलब एक तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसका, और एक ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जो आता है उसका। उन दोनों के रिजल्टेंट्स जो आएंगे उनके बीच का एंगल बताना है अपने। अच्छा, वहां से ये तो सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब तो करना ही नहीं है। ट्राई करो। सर इसमें वेक्टर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हाँ वेक्टर तो शिफ्ट कर सकते हो, उतनी जरूरत है। याद कर इस तरह की जब भी बात बताई थी तो उसमें बोला था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए सीधे हम कंपोनेंट ले लेते हैं, बताया था ना। हाँ सर। हाँ तो वो हाँ लगाओ ना, सर। काय पोपड़ी लगा रहे हो। ए और बी तो आराम से निकल जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, आई कैप जे कैप के टर्म। अब ये बोलने की मैन कौन है।
ऐसा समझ, ये अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो कंपोनेंट सीधा सीधा याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इसे अपन जनरली एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वाई कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ बेटा अगर एल है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, याद रखना थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो हमेशा होता है कॉस वाला, तो लेंथ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। जिस तरफ से एंगल बना रहा है वो हो जाएगा कॉस थीटा, और जो बचा हुआ होता है वो हो जाता है बेटा साइन थीटा। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमेशा वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कॉस। तो ये अगर थीटा है तो ये बेटा बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो y वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, L cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो जिस तरफ में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस ले लो, वही उसका कंपोनेंट होता है। चाहे इसमें कैसे भी कंपोनेंट आपको करने पड़े, चाहे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो, चाहे किसी लाइन पर कंपोनेंट हो, हमेशा याद रखो दोनों लाइन जिसके ऊपर कंपोनेंट लेना है उसका कॉस ले लो एंगल का, और जिसका कंपोनेंट लेना है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? यस सर, समझ गए। हाँ, तो अब सोच ले बी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट होगा। पानी सर बी cos 53 डिग्री ना, हाँ, ऐसे ही बी ना कॉस करेंगे। 53 करेक्ट। यस सर। और वाई वाला क्या होगा, सर बी sin 53। हाँ बी साइन 53 भी बोल सकते हो, या फिर बी कॉस 37 भी बोल सकते हो, बचा हुआ एंगल 37 हो जाएगा, राइट। 90 से माइनस। यस हाँ सर। 90 माइनस करके। कोई मुझे ये बताओ a प्लस बी कितना आया तुम्हारा आई कैप जे कैप के टर्म्स में। उससे पहले कोई ये बता दो a वेक्टर और b वेक्टर आई कैप जे कैप में क्या लिखे जा सकते हैं। सर बी वेक्टर वाला तो y एक्सिस के टर्म्स में आएगा 8j, आएगा 12 आई कैप। 8 तो नहीं आएगा, 16 आएगा। नहीं सॉरी, हाँ सर 16 सॉरी सर। हाँ और तो y और a x वाले कितना के है, टर्म्स में। मेरा सवाल है a कितना होगा। सर एक सेकेंड बता रहे। a में क्या दिक्कत आ रही है इतना। सर ये तो 10 आई होगा ना। हाँ सीधा सीधा 10 है, इसमें क्या सोच रहे हो, इसमें हाँ। कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहे हो क्या, नहीं जब पता ही है सर, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। लेना चाहो तो ले सकते हो, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो क्या लिखोगे ए कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए साइन 0 जो कि हो जाएगा 0। अरे समझ आ रहा है। अच्छा ये देखो जरा, बी वेक्टर क्या लिखोगे 20 कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस 20 साइन 53 डिग्री जे कैप, यही लिखोगे ना। बी वेक्टर cos 53 होता है बेटा 3/5, तो 20 इंटू 3/5 ये आ जाए बेटा 12, और ये हो जाएगा साइन होता है बेटा 4/5 साइन 53,
तो 20 इंटू 4/5 ये हो जाएगा बेटा 16। तो 12y प्लस 16j बी वेक्टर हो गया। ये समझ आया? बताओ। यस सर। अच्छा, अगर ये हो गया है तो क्या करना है? अब हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या निकाल सकते हैं? बोलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। यस सर। 22i कैप प्लस 16j कैप। हाँ, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बेटा अपना हो जाएगा शायद 22i प्लस 16j, अगर मैंने सही लिखा तो सही। और a वेक्टर माइनस b वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? -2i प्लस 16j। समझ आया क्या? ये बताओ। यस सर। कोई तकलीफ है इसमें बेटा किसी को? ये बताए। नो सर। ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट इतना। बाकी चीजें तो अपन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, राइट? जस्ट लेट मी नो यू आर कंफर्टेबल विद दिस। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी डू, हम लोग करते हैं बेटा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमें पता है कितना है 22i प्लस 16j। क्या बना सकते हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को x एक्सिस मतलब एक्सिस पर? कुछ ऐसा बनेगा, देख बेटा 22 इधर चलोगे और 16 ऊपर चलोगे तो ये वेक्टर क्या हो गया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। इसमें ये लेंथ होगी बेटा 22, मतलब मैं ऊपर डिनोट कर रहा हूँ। ये लेंथ कितनी होगी? 22 और ये लेंथ होगी 16। बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। अच्छा, दूसरा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देखना कैसा बनेगा। -2i मतलब माइनस में 2 जाओगे और y में कितना जाओगे? 16 ही जाओगे। ये बनेगा क्या? -2, 16 और ये कितना है? 22, 16। बोलो, ये एंगल मान ले बेटा बीटा। अब बताना जरा a वेक्टर माइनस b वेक्टर और a वेक्टर प्लस b वेक्टर में कितना एंगल होगा इस फिगर के हिसाब से? बता सकते हो क्या? -180 minus alpha minus beta. Correct. Now you got it. This implies angle between a vector plus b vector and a vector minus b vector is 180, या 180 ना लिखूं मैं, क्या लिखूं ज्यादा अच्छे से? पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये चमका? अरे भाई बोलो तो सही। यस सर। अच्छा, अल्फा Yes, बीटा तो sir. निकाल सकते हो यार। अल्फा बीटा तो tan अल्फा tan बीटा निकाला जा सकता है ना? बोलो tan अल्फा, बोलो कितना होगा? 16/22 और tan बीटा 16/2, ये हो गया 8। ये कितना हो जाएगा? 8/11। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आता, हमको तो आता ही नहीं है। अरे यार आता है सर। रिस्पॉन्स दो यार, मुझे ऐसा लगा है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ अकेला अकेला बैठ के, प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद की। अल्फा हो गया tan इनवर्स 8/11 और बीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स 8। तो एंगल क्या आ गया? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इंप्लाइज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी पाई माइनस, देखना, tan इनवर्स 8/11 माइनस tan इनवर्स 8। अब ऐसा ऑप्शन अगर तुम्हारे पास में निकल के आ जाए, मान ले मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया पेपर में और 4 ऑप्शन बना दिए, एक लिख दिया पाई माइनस tan इनवर्स, दूसरा लिख दिया पाई प्लस tan इनवर्स 8/11 माइनस tan इनवर्स 8, एक ऑप्शन लिख दिया पाई माइनस tan इनवर्स 8/11 प्लस tan इनवर्स 8 और एक लिख दिया ऑप्शन
tan इनवर्स 8/11 प्लस tan इनवर्स 8। आधे बच्चे नहीं, मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे इसको छेड़ेंगे नहीं इस सवाल को। ऑप्शन देख के डरावना है कि नहीं है ऑप्शन, ये बताओ। बहुत डरावना है। लेकिन सॉल्विंग टेक्निक ज्यादा टफ है क्या, ये बताओ। नहीं। मतलब अगर लॉजिक कभी ऐसे सवाल देखे हैं अपने को तो क्या है ना, मेन तो ए वेक्टर बी वेक्टर बनाने आने चाहिए। अगर वो बनाने आ गए तो आप आराम से निकाल लोगे। इसका एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, उससे भी निकल जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल अपन बेसिक तरीका सीख रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है। एडिशन वाले तरीके से भी क्या हम निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस वी कैन। पहले बताओ कुछ चमका। यस सर। डर लगा? हाँ। बस लगते रहना चाहिए। डर के आगे जीत है, और जीत के आगे बताओ क्या है। सर फालतू बातें नहीं, पढ़ाई आगे। हाँ, क्या क्या पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया अजीब व गरीब, ठीक है। देखो इसके बाद समझो, एक बात करता हूं मैं, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की, हालांकि पहले करनी चाहिए थी लेकिन अब कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, याद करो। कौन सा, जिसमें एफ नेट 0 करवाया था। अगर एफ नेट 0 है, दिस इंप्लाइज दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम बोल दे कि कोई पार्टिकल पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब वो बैलेंस है। बैलेंस है, और बैलेंस कंडीशन हम लोग फोर्स के केस में बात करते हैं ज्यादातर। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए उस पार्टिकल पर, 0। अरे समझ आ रहा है? मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है सिंपल, ठीक है। इधर से मैं एक फोर्स लगाता हूँ बेटा 10 न्यूटन, इधर से एक फोर्स लगाता हूँ 8 न्यूटन। बताओ इसमें नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। सर 2 न्यूटन। शाबाश। इसमें नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। ये समझ में आता है? किस डायरेक्शन में? राइट। बोलो। अच्छा, इस पे एक फोर्स ऐसे भी लगा दूं टेढ़ा, मान लो अपन ने लगाया 10 न्यूटन, और यहां से ये एंगल बना रहा है वर्टिकल से, लेट से 37 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा? 37 डिग्री, ठीक है। तो बताना नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, एफ नेट इन एक्स इन सेकंड केस। बता सकते हो क्या? सर 80। सही से बोल। चलो यही सवाल है तुम्हारे लिए तो। अच्छा, इस ब्लॉक पर एक्स डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स है वो पूछा जा रहा है। सर डायरेक्शन एक्स क्या लिए हैं? एक्स डायरेक्शन बेटा ये होगी हॉरिजॉन्टल, ये एक्स, ठीक है, ये वाई। अरे बताओ यार, कंपोनेंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पता है, शर्म करो।
अबे यार ये क्या चिल वाला वो बना देते तुम, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। 10 होगा क्या? 10 नहीं होगा बेटा, 4 न्यूटन है। ऐसे सोच, एक ब्लॉक है, 6 आ रहा सर। 6 नहीं आएगा बेटा, तुमने 8 जोड़ दिया इधर एक्स डायरेक्शन में, 8 कैसे जोड़ रहे हो, 6 कैसे ला रही है? क्या ठीक है। सर 1 मिनट के रुको। हाँ रुक गया। फोर होगा, आ गया 4? होगा। अच्छा 4 होगा तो ये बता दे प्लस एक्स में होगा कि माइनस एक्स में होगा? सर हम आपसे पूछे हम थोड़ी आ रहा है। सर -4 होगा। यस करेक्ट, -4 होगा, सही है। देखो बेटा, वो हाँ ये जो उस 10, तरफ 6 हो जाएगा, 6 न्यूटन, तो 6 + 8 14 हो गया, और इधर 10 जा रहा है तो -4 हो जाएगा। देखो बेटा इस 10 न्यूटन के 2 कंपोनेंट कर लिए मैंने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बताओ, ये वाला नीचे जो जा रहा है, 10 cos 37 होगा नहीं होगा बताओ? 8 हाँ मतलब ठीक है, Yes, 10 cos sir. 37 लिख सकते हैं। और ये वाला कितना होगा, 10 sin 37। अरे एक अगर cos हो गया तो बचा हुआ sin ही होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ ठीक है। सोच यस सर। हॉरिजॉन्टल में कौन काम कर रहा है, cos वाला कि sin वाला? सर साइन वाला। देखो हॉरिजॉन्टल में एक 8 न्यूटन फोर्स है, एक 10 sin 37 फोर्स है और एक 10 न्यूटन फोर्स है। 10 sin 37 की वैल्यू कितनी होगी, sin 37 होता है बेटा 3/5। हाँ तो 10 इंटू 6 हो 3/5 इज जाएगा। 6, राइट। मतलब 10 इंटू 3/5, 5 से 2 चला जाए मतलब 10 चला जाएगा, 2 टाइम्स 2 3 जा 6। तो बेटा 6 इधर लगा, 8 इधर लगा और 10 इधर लगा, व्हाट इज नेट फोर्स बताओ? -4। कैसे बोल सकते हो, ऐसे बोल दो, देखो 10 -8 -6 कितना आ गया, -4। क्या बात, इतना कुछ हो रहा है? आंसर आ गया सर इसलिए। समझ आ रहा है? अब कोई ये मत सोचना सर, यस सर वो जो 6 है ना सर वो तो ऊपर से निकल गया सर। ऐसा खतरनाक काम नहीं, वेक्टर्स हैं बेटा, वेक्टर्स को सरका सकता हूँ, समझ में आ रही बात? अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको बोल दिया है कि वो ब्लॉक पे लग रहा है, अभी हम ये नहीं सोच रहे कि वो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, उसकी बातें नहीं कर रहे। ये बोल दिया है कि हाँ वो ब्लॉक पे लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट क्या करेगा, अगर आपको कोई ऐसे यहाँ से धक्का लगाए तो एक इफेक्ट इधर भी आता है और एक नीचे की तरफ भी इफेक्ट आएगा। अरे टेढ़ा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, 2 डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, सोचो, बोलो बोलो बोलो, ये समझ आया कुछ? यस सर। अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, फाइंड विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। पेयर मतलब फोर्स का ही पेयर की बात कर रहा है। जैसे 4 ऑप्शन दे देता हूँ बेटा, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन। सी ऑप्शन दे दिया 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। और डी ऑप्शन दे दिया 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, और इसको ले लेते हैं अपन गरी को 10 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई लॉजिक लगा सकता है कि कौन सा पेयर ऑफ फोर्स? सर ए। ये तो साफ ही दिख रहा है, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन मुझे इक्विलिब्रियम दे सकते हैं एक बॉडी पे, एक ए पार्टिकल पे? देगा, बी नहीं देगा। हम्म, बी क्या है, 2 4 8 है। हाँ बी नहीं देगा।
ठीक, बस ये देगा लगता है, बस ये देगा। ओके बाकी में ज्यादा कैलकुलेशन। ठीक है, लॉजिक को कोई दिमाग लगा सकता है इसमें? एक क्वेश्चन तुम कर चुके पता मॉड्यूल में इस तरह का, याद कर, 60, 80 और 100 था कॉम्बिनेशन, याद है? 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, और वो इक्विलिब्रियम में थे। अभी वही बताया सर, अब 8 नंबर। हाँ वही है, वही है, उसी का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी टेक्निक है। अच्छा तुम्हें ये पता है कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए तीनों साइड्स में कुछ रिलेशन होता है कि सम ऑफ टू साइड्स, ऐसा कुछ, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसा होता है ना कुछ? थर्ड साइड। अच्छा देखना Yes, इसमें sir. कौन कौन सा पेयर ट्राइंगल बना सकता है, ये बताओ। 3 है ना, 3 साइड्स हैं, वेक्टर ही है। बी सी डी। सी बी कैसे बना देगा सी तो? और डी। देखना पहले दो को जोड़, 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, क्या 8 न्यूटन से बड़ा है क्या? बी नहीं होगा, सी और डी होगा। सी डी होगा ना? सी और डी। सी और डी ट्राइंगल बना सकते नहीं बना सकते, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो वो आंसर होंगे पहली चीज। क्यों 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 क्यों? क्योंकि एक लॉ क्या? पढ़ा था हमने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर मैं इन तीनों फोर्स, देखो डायरेक्शन किसी ने कुछ नहीं बोली है कि कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, कैसे भी लगा सकता हूँ फोर्सेस को। आपसे ये बोला है ना कि कौन से इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो ऐसे सोच, जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरे लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, डी वाला, डी वाले को पकड़ते हैं। सोच, क्या मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ जिसकी एक साइड 6 हो, एक साइड 8 हो और एक साइड 10 हो? करा जा सकता है क्या? बताओ। मतलब ऐसा बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है, पर क्या ट्राइंगल तो बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। अब वो कैसा बनता है वो मुझे नहीं पता, वो मैथ लगानी पड़ेगी उसमें फालतू के। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता? देखना, एक वेक्टर ऐसे ले लूं, एक वेक्टर ऐसे ले लूं और एक वेक्टर ऐसे ले लूं। ये बन गया बेटा F1 वेक्टर, ये बन गया मेरा F2 वेक्टर, और लास्ट वाला क्या बन गया बेटा? F3 वेक्टर। बताना तीनों को सम करेगा क्या आएगा नेट? F1 प्लस F2 प्लस F3 0। 0। याद कर, अरे जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गया यार। तो व्हाट इज नेट फोर्स? हाँ पढ़ाए थे। हाँ तो इसलिए तो पढ़ाया 0। था कि ऐसी बातों पे तुम मुझे कुछ बोल सको। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक दिया गया है कि अगर मैं किसी एक पेयर, 3 के पेयर से अगर मैं क्या बना सकूं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूं, तो लॉजिकल है मैं उसमें फोर्स का ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूं जिससे वो नेट कितना हो जाए? 0 हो जाए। समझ आ रहा है? बोलो, क्या सी के लिए भी बन जाएगा ऐसा ही? यस सर। मतलब ये दोनों तो आंसर हो गए। इसके लिए ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, इसके लिए ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और एक कंडीशन और होती है जिसमें दो फोर्सेस का सम तीसरे वाले के बराबर हो जाए डायरेक्टली, तो भी पॉसिबल है। देखो 2 न्यूटन 1 न्यूटन बराबर 3 न्यूटन हो सकता है। ऐसा कर सकता हूँ ना, एक तरफ 2 न्यूटन लगा दूं, एक तरफ 1 न्यूटन लगा दूं और दूसरी तरफ क्या लगा दूं? 3 न्यूटन। क्या बैलेंस हो जाएगा? यस सर। ये वाला बहुत ऑब्वियस है। इसका इक्विलिब्रियम कैसा है? ऑब्वियस। ऑब्वियस कैसे है कि भैया हम ऐसा कर सकते हैं कि सर इधर लगा दिया 2 न्यूटन, इधर लगा दिया सर 1 न्यूटन और इधर लगा दिया सर 3 न्यूटन। तो ये तो दिख ही रहा है कि हाँ भैया ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी डायरेक्ट दिख जाए क्वेश्चन में, तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, या फिर वो ट्राइंगल वाला फंडा सेट हो जाए कि ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। अगर ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है तो भी इक्विलिब्रियम में बन जाएगा। ये एक मेथड हुआ इसको समझने का। पहले बताओ ये समझ आया कुछ थोड़ा बहुत?
यस सर। तो इसके आंसर क्या हो गए? ACD आंसर हो गया इसका, बी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और होता है, मैं थोड़ा ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ तुमको। देखना, ऑल्टरनेट मेथड देखो बेटा, कि मैं एक एक ऑप्शन को पकड़ता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द सी पार्ट फर्स्ट। सी वाले पे देखते हैं। सी वाले में बेटा कितने फोर्स हैं? एक 5 न्यूटन है, एक अपने पास में 10 न्यूटन है, और एक अपने पास में 12 न्यूटन है। ठीक है। इसको F1 बोल दे, इसको F2 बोल दे, इसको F3 बोल दे। ठीक है। अच्छा, एक बात कर कि F1 F2 को एक बार सोच, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लेता हूँ, इन दोनों क्या लेता हूँ बेटा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? मैक्सिमम 15 हो सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? 15, राइट? हाँ। और मिनिमम 5। 5। क्या बाकी सारे इसके बीच में लाई कर सकते हैं? मतलब 5 से लेके 15 तक ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ये समझ में आती है बात? अरे बोलो। यस सर। मतलब F1 F2 का अगर रिजल्टेंट निकालता हूं तो वो अकॉर्डिंग टू द एंगल 5 से लेके 15 तक कुछ भी वैल्यू दे सकता है। मतलब एंगल जैसे जैसे बदलोगे, जब 0 डिग्री लाओगे तो 15 होगा, 180 डिग्री लाओगे तो 5 होगा, बाकी सब इसके बीच में आ जाएंगे। अगर तीसरा फोर्स F3 वाला इनके बीच में लाई कर जाता है 5 से 15 के बीच में, तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सोच, 5 10 का जो मैक्सिमम मिनिमम रेंज है वो कहां से कहां तक है? 5 से लेके 15। क्या उसमें 12 आएगा कहीं? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम पॉसिबल इफ थर्ड फोर्स lies in the range of resultant of first two। अब फर्स्ट टू आप कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा मैंने F1 F2 5 और 10 ही लिए, आप 10 और 12 भी ले सकते हो। 10 और 12 लेके देखना कितना आएगा मैक्सिमम और मिनिमम, बताओ। सर मिनिमम 10। मिनिमम आएगा 2, 10 और 12 का माइनस करते हैं। 22। मिनिमम आएगा 2, मैक्सिमम आएगा 22, 22। है ना? तो देख ले 2 से लेके 22 में क्या 5 लाई कर रहा है? यस सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम है। अरे समझ आ रहा है? अरे भाई भाई भाई, सोच, इस लॉजिक को औरों पे भी लगाया जा सकता है। देखना, पहले वाले पे लगा 2 न्यूटन और 1 न्यूटन, F1 F2 ले ले, इसका बता मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा? सर मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम 1 होगा। हाँ, मैक्सिमम हो गया 3 और मिनिमम हो गया 1। क्या 3 न्यूटन 1 और 3 के आस मतलब रेंज में लाई करता है? यस, लास्ट वाले मैक्सिमम वाले में लाई कर यस जाएगा। सर, मैक्सिमम लेंगे। हाँ, मैक्सिमम वाले में लाई कर जाएगा, मतलब पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम हो गया। इसमें देखना 2 और 4 को देख, इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक कर। सर नहीं होगा, मैक्सिमम 2 से 8 लेके होगा, 6 है। मिनिमम 2 होगा। हाँ, मिनिमम हाँ 2 है, 6 मतलब मैक्सिमम 6। 6 है। 8 लाई नहीं करेगा, 8 बाहर हो गया, 2 से 6 में आएगा ही नहीं 8, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सी वाला तो अभी करके दिखाई दिया, डी वाला और ट्राई करो। एक काम करो, इन दोनों को ले लेना, 6 और 10 वालों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 10 का मिनिमम मैक्सिमम बताओ। सर मिनिमम 4, मैक्सिमम 16। 4 और 16 के बीच में 8 लाई करेगा। यस सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम होगा। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हुआ है? यस सर। तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है? 2 पेयर्स बना लेने हैं, उनका मैक्सिमम मिनिमम देख लो, वो थर्ड वाले से अगर बराबर कर पाता है तो ठीक, नहीं कर पाता तो ऐसी तैसी कराए। इसमें वो स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल का सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं इजी पड़ती। है। हाँ, ये ज्यादा इजी है, ट्राइंगल वाला नहीं सोचना पड़ता इसमें, समझ आ रहा है?
तो मेरे हिसाब से सेकंड मेथड जो बताया गया ऑल्टरनेटिव वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। अच्छा ये बता दो चलो, अगर समझ में आया तो ये कर पाओगे। फाइंड which pair of forces pairs of forces cannot be in equilibrium। चार ऑप्शन इसमें भी दे देता हूं मैं तुमको। 1 4, मतलब ये सब न्यूटन ही है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 4 7 बी 2 5 3 4 3 5 11 12 13। बताओ। सर पहला नहीं होगा बस। सर फर्स्ट नहीं होगा। यस सर, फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट नहीं होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला चेक करो 2 5 3 का, ये तो बैलेंस हो रहा है शायद। सर हो जाएगा, हाँ। ये सर हो जाएगा 2 और सर। 3 एक साथ लगा देंगे। हाँ 2 और 3 एक साथ लगा दो, या 2 और 5 का देख लो मैक्सिमम मिनिमम। 2 5 का मैक्सिमम होगा बेटा 7, मिनिमम होगा 3, तो 3 वाले से बैलेंस हो जाएगा, बचा हुआ 3, राइट। यस सर। 3 वाले में देखो 4 3 5, मैक्सिमम है 7, मिनिमम है 1, 1 से लेके 7 में 5 लाई करता है, तो इक्विलिब्रियम होगा। सिमिलरली डी वाले को देखोगे तो 11 12 का अगर देखोगे मिनिमम हो गया बेटा 1, मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैक्सिमम 23। 23 लाई करेगा 13, एकदम मस्त। बताओ सिंपल है कि नहीं है ये वाला अप्रोच? यस सर। यस सर। यस इट सर। इज वेरी सिंपल, यस सर। एकदम सन्नाटेदार। तो अब जब भी फोर्सेस की बात करेगा आप इक्विलिब्रियम की बातें कर सकते हो कि कौन सा सेट इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चमक रही है बात बेटा इतनी? गुड, ओके। चलो एक लास्ट लॉ और देख लो आज, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। जानता है कोई इसको? क्या पैरेललोग्राम ये बना के तो दे रखा है, इसी से बना लेते हैं हम। सर इसमें हम लोग बहुत सारे ट्रायंगल्स ले लेते हैं ना। बहुत सारा क्या, चार 2 ही तो ट्रायंगल बनेंगे। बहुत सारा नहीं, 2 2। अरे दो यही। वही। अरे यार ये कैसा डिजाइन बन गया, हट हो जा। सॉरी सर, हम पॉलीगॉन हमको ध्यान। पॉलीगॉन अलग। पॉली हाँ, ये पैरेललोग्राम है ना, दिख रहा है? हाँ। मान ले बेटा ये तुम्हारा ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, लेट्स से दिस एंगल टू बी थीटा, सही। अच्छा अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी तो ए वेक्टर ही होगा, बताओ। हाँ एग्जैक्टली सेम है, पैरेलल लाइन है, इक्वल लाइन है, तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वेक्टर है, ये भी, ये कौन सा होगा, बी वेक्टर होगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, सही। देखो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम एक लॉजिक दे सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से अगर एक डायगोनल खींच दी जाए इस पॉइंट तक, और इसका एरो ऐसे ले लिया जाए, तो बताना ये क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं दिखाई दे रहा तुमको? देखो यस सर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, बात एक ही है, डजंट मैटर, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा ना। तो सोचो अगर 2 वेक्टर्स दे रखे हैं मुझे कुछ एंगल पर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, मान ली एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में ही लाई करता है। बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली एंगल के आधे पे लाई करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
ऐसे भी लाई कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये मैंने बताया भी था शायद पहले, याद करो जब अपन एक आध क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर में, बोला था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ही लाई करेगा इनका रिजल्टेंट, बाहर नहीं लाई कर सकता। तो ये कोई नया लॉ नहीं है, वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, उसका बस एक तरीका बना दिया और कुछ नहीं। समझ आ रहा है? यस सर। तो कोई नया लॉ नहीं है, वही पुराना घिसा पिटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। डोंट गेट वरीड अबाउट इट। चमका? ओके, इसको ऐसे बना लेते हैं, छुटकाऊ बना देते हैं इसको। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो भाई, बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा को अगर मुझे 0 करना है तो क्या करूं? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बदलना, वो थीटा ही है, एंगल नहीं बदल सकते हम। ये थीटा फिक्स्ड है। अगर मुझे अल्फा को 0 करना है, मतलब बिल्कुल बी वेक्टर पे सटा देना है, तो व्हाट शुड आई डू? हाँ बेटा बोलो। पैरेललोग्राम बनता है ना? अगर देख मैं ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं तो, ध्यान सुनना, इस पैरेललोग्राम के लिए इसकी डायगोनल कितना एंगल बनाएगी? देखना, सर बहुत कम। अल्फा घटने लग गया ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू बी वेक्टर। जितना बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी करोगे ए वेक्टर के कंपैरिजन में, जो अल्फा है वो किसकी तरफ चलने लग जाएगा? 0 डिग्री की तरफ। अरे फ्लैट हो जाएगा भाई, ए वेक्टर का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं होगा। अरे कुछ समझ आए? यस सर। इसका उल्टा सोच, अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बहुत बड़ी कर दो बी वेक्टर के कंपैरिजन में, तो अल्फा कहाँ पहुंच जाए? हाँ बेटा, ये समझ में आया उल्टा वाला लॉजिक? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? वैसे इसका डायग्राम बनाने में और गंदा लगेगा। ऐसे देख कि ए वेक्टर बहुत बड़ा और बी वेक्टर ये रहा। सोच इसकी डायगोनल कैसी जाएगी? अबे यार ये तो बन भी नहीं रही ढंग से। सोच क्या अल्फा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा जब ए वेक्टर बहुत बड़ा होगा बी के कंपैरिजन में। हालांकि इसको मैं बनाता नहीं हूँ, एक ही लॉजिक से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, दैट इज मच इजियर। आप ऐसे सोचें कि अगर बी वेक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ए वेक्टर,
तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के अलोंग ही चला जाता है अप्रोक्सीमेट। इसका उल्टा सोचो, अगर ए वेक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द बी वेक्टर, देन द रिजल्टेंट तो वेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं बेटा, 90 तब होता जब ए वेक्टर 90 पे होता। ए वेक्टर 90 नहीं बना रहा है, ठीक है। 90 बोलने का मतलब है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से भी बाहर निकाल दिया, वो कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकता है। मतलब दिमाग में क्या रखना है, द रिजल्टेंट वेक्टर will be towards the side towards the vector which have more magnitude, will be, क्या बोलेंगे, will be shifted, ऐसे सोच लो, shifted towards the vector which have more magnitude। मतलब जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी उसी की तरफ में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है? ये पैरेललोग्राम लॉ का यहाँ लॉजिक जरूरी है, वो सब चीजें जरूरी नहीं, वो तो बच्चा भी समझ जाता है ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात है। इसके डिडक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। एक डिडक्शन तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ही लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और वो एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके थीटा। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके थीटा। कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी थीटा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 और थीटा होगा, ठीक है। कुछ चमका थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं समझना, अभी बता दिया मैंने थोड़ा ज्यादा। हाँ ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज, आगे नहीं बढ़ेंगे।